हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा यह वीडियो। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल मार्केटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको बोल सकते हैं महा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मैं आपको समझा देता हूँ पहले चैनल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ठीक है, तभी आपको चीज़ें आगे समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन पहले एक होता है प्रोड्यूसर होता है जो प्रोडक्ट को बनाता है, फिर इसके बाद एक होता है हमारा एक होलसेलर होता है, एक हमारा होता है रिटेलर होता है और एक हमारा होता है कंज्यूमर होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक चैनल है। ठीक है, किस किस माध्यम से हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच रहा है उसी को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप का होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं। तो डायरेक्ट जो होता था, डायरेक्ट जब हम प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल करते थे कंज्यूमर को, तो उसको हम बोलते थे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जब हम प्रोडक्ट होलसेलर से रिटेलर फिर कंज्यूमर को देते थे, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उसको बोलते थे इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते थे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आइए आपको वर्टिकल मार्केटिंग और हॉरिजेंटल मार्केटिंग क्या होती है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, इसको समझा देते हैं। तो पहला इसमें जो लिखा गया है वर्टिकल मार्केटिंग क्या होता है। ए वर्टिकल मार्केटिंग इज ए सिस्टम ऑफ कंजक्शन बिटवीन 2 मल्टीपल लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीपल लेवल दिए गए हैं। एक हमारा लेवल क्या हो गया, एक प्रोड्यूसर हो गया जो प्रोडक्ट बनाता है, दूसरा हमारा हो गया होलसेलर, ये हमारा हो गया रिटेलर। तो यहाँ पे हमारा 3 लेवल दिया गया है। जब ये 3 लेवल, ठीक है, आपस में कंजुगेट करेंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वर्टिकल मार्केटिंग। इसका मतलब यह है कि जब हमारा प्रोड्यूसर होलसेलिंग का भी काम करे, होलसेलिंग के साथ साथ रिटेलिंग का भी काम करे, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम वर्टिकल मार्केटिंग बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा वर्टिकल मार्केटिंग का मेन गोल यही है, जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है उसको बढ़ाना। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करना इसका मेन गोल है। ठीक है, आपको समझाते एग्जाम्पल से। देखिए, जैसे हमारा जो एप्पल कंपनी जो भी है, एप्पल कंपनी क्या करती है, खुद का प्रोडक्ट बनाती है और खुद का प्रोडक्ट को जो है यह सोल्ड भी करती है। ठीक है, तो यह हमारा वर्टिकल मार्केटिंग का है। ठीक है, तो मतलब प्रोड्यूसर खुद ही प्रोडक्ट बनाया और खुद इसका होलसेल किया और इसका रिटेलिंग भी खुद ही करेगा कंज्यूमर को, तो उसी को बोलते हैं हम वर्टिकल मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, और आगे समझते हैं जो हमारा वर्टिकल मार्केटिंग होता है, यह लिमिट, इसमें क्या होता है, लिमिट चैनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, यूनिट 4 में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इसका क्या है कि मैंने बताया कि जो हमारा वर्टिकल मार्केटिंग, इसका मेन गोल है कि कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो आई होप आपको वर्टिकल मार्केटिंग क्या हो गया होता है समझ में आ गया होगा। आप समझाते हैं हॉरिजेंटल मार्केटिंग क्या होता है। हॉरिजेंटल मार्केटिंग उसको बोलते हैं, तो मान लीजिए 3 कंपनी है, ठीक है, अगर 3 कंपनी आपस में एक साथ मिलके किसी एक को टारगेट करें, किसी एक ही मतलब गोल पे टारगेट करें, उसी को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए वोडाफोन और आइडिया, मान लीजिए पहले 2 कंपनी थी, इन दोनों ने, ठीक है, दोनों कंपनी अब एक साथ मिल गई। दोनों कंपनी एक साथ मिलने के बाद ये क्या कर रहे हैं, किसी एक ही गोल पे टारगेट का काम कर रहे हैं, मतलब कि जो है बेस्ट से बेस्ट नेटवर्किंग देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने का काम कर रहे हैं दोनों कंपनी एक साथ मिलके। तो अब इसका नाम हो गया वोडाफोन आइडिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं VI। ठीक है, अब समझाते हैं। आगे दिया गया हमारा वाइड रेंज ऑफ कस्टमर नीड्स एंड डिमांड। जो हमारा हॉरिजेंटल मार्केटिंग है, यह क्या करता है कि जो कस्टमर नीड्स है और इसकी डिमांड्स को मतलब इसका इम्प्रूव करने का काम करता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हॉरिजेंटल और वर्टिकल मार्केटिंग में क्या क्या डिफरेंस है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको नोट्स वहीं पे मिलेगी। ऑलरेडी यूनिट 1, 2, 3 और 4 की जो नोट्स है और वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, या अगर आपको नहीं मिलता तो आप मुझे व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन होकर मुझे मैसेज करिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल मार्केटिंग। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल मार्केटिंग। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहला दिया गया है कि लार्ज सेल ऑफ रेवेन्यू इज जनरेटेड बाय सेलिंग प्रोडक्ट। इससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग है, इसको करने से जो रेवेन्यू है वह इम्प्रूव हो जाता है, मतलब कि जो शेयर मार्केटिंग है वह इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की। आगे बात करते हैं
नो मच कंजप्शन, इसमें ज़्यादा कंजप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है कि इसमें एडवर्टाइजमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसके साथ साथ इसमें जो है जो कस्टमर हैं वह परमानेंट कस्टमर होते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसका इंपॉर्टेंस भी पता चल गया होगा। आगे बात करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको महा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये 10 मार्क्स और 7 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं NPPA और DPCO, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये NPPA किसको बोलते हैं। तो NPPA का फुल फॉर्म होता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो ये एक प्रकार की रेगुलेटरी एजेंसी होती है कि जो क्या करती है, फार्मास्यूटिकल जो ड्रग होते हैं उसके प्राइस को कंट्रोल करने का काम करती है। इसको बोलते हैं हम NPPA बोलते हैं। तो अभी आपने सॉल्व किया 2 मार्क्स के क्वेश्चन को, अब सॉल्व करेंगे हम 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन को। देखिए पहला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको महा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। तो पूछता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन DPCO एंड NPPA। अगर 10 मार्क्स में पूछता है तो पूछेगा इंपॉर्टेंस लिखने को और इसकी ऑब्जेक्टिव भी लिखने को, दोनों को पूछ सकता है। तो आइए बात करते हैं पहले DPCO के बारे में। तो DPCO का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। देखिए हमारे इंडिया में पहले क्या होता था, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग ही होता था। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए हमारे पास 2 दवाएं हैं, पहले कम्बिनेशन के फॉर्म में आती नहीं थी। मान लीजिए हमारे पास एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामॉल अलग अलग आती थी। ठीक है, तो जो हमारे फार्मासिस्ट होते थे, डॉक्टर होते थे, अगर इनको कम्बिनेशन के फॉर्म में देना रहता था तो क्या करते थे, दोनों को आपस में पीस देते थे। पीसने के बाद इसको एक पुड़िया, मतलब एक कंबाइन के फॉर्म में बनाने के बाद एक पुड़िया में लपेट के आपको दे देते थे। ठीक है, और वह क्या करते थे कि उस दवा से आपसे जितना भी प्राइस लेना था उन्हें, ठीक है, आपका हाव भाव देख के, आपका पहनावा देख के, चाहे जितना पैसा आपसे ले लेते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1950 में हमारा जो है डोजेस फॉर्म बन के आने लगा। हमारी जो भी मेडिसिन है वो कम्बिनेशन के फॉर्म में आने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो दवाएं हैं उस पर प्राइस लिख के आने लगी। ठीक है, उस प्राइस से लोग पैसा जो है जनरल पब्लिक से लेने लगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1955 ईस्वी में एक हमारा एक्ट पास हुआ, जिसको हम बोलते हैं हमारा इसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट पास हुआ। फिर इसके अंतर्गत क्या होता था, जो भी हमारी जनरल पब्लिक होती थी उससे आप रिजनेबल प्राइस जितना एक पर्सन से ले रहे हैं उतना उस पर्सन से ही लेंगे। ठीक है, जितना ही प्राइस उस पर लिखी रहती थी उतना आप उस पर्सन से ले सकते थे। ठीक है, तो मतलब जो सेलिंग प्राइस थी वह फिक्स की गई थी। ठीक है, उस प्राइस से ज़्यादा आप जो भी पर्सन है उससे नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा होता है DPCO होता है। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें लिखी गई हैं आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें कुछ करना नहीं है। आपको एक चीज़ याद रखना, जो हमारा DPCO होता था, ठीक है, जितना मेडिसिन जो होती है NLEM, जिसको हम बोलते हैं नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, उसमें जितनी दवाएं लिखी रहती थी उसमें 3 शेड्यूल होता था, शेड्यूल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसमें तीनों शेड्यूल में जितनी दवाएं आती थी, ठीक है, उसका एक फिक्स प्राइस होता था। उस प्राइस से ज़्यादा कोई भी डॉक्टर, कोई भी फार्मासिस्ट किसी भी जनरल पब्लिक से नहीं ले सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारा 1970 ईस्वी में फर्स्ट टाइम जो हमारा DPCO पास हुआ था, फिर इसके बाद इसका रिव्यू किया गया था 1979, 1987, 1995 इसका रिव्यू किया गया था। फिर क्या हुआ था, जो DPCO लेटेस्ट जब पास किया गया था यह 2013 को पास किया गया था। तो इसमें जो टोटल मेडिसिन आती थी, मतलब हमारा जो NLEM था, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, इसमें इस लिस्ट में हमारी 384 मेडिसिन आती थी। तो इस मेडिसिन का एक प्राइस होता था, इस प्राइस से ज़्यादा कोई भी प्राइस जो है किसी भी जनरल पब्लिक से नहीं ले सकता था। ठीक है, तो हमारी जो मेन मकसद क्या है इसका, ठीक है, ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पास किया जाता है, हमारा जो DPCO, ठीक है, पास किया जाता है। इसमें क्या होता है कि प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 जो हमारा पास किया गया था, DPCO 2013 पास किया गया था। इसका जो काम क्या था कि जो भी सेलिंग प्राइस होती थी, जो भी शेड्यूल के ड्रग होते थे, मतलब कि जो हमारे उस लिस्ट में होता था, कौन सी लिस्ट, हमारी NLEM, इस लिस्ट में जितनी भी मेडिसिन आती थी उसका एक प्राइस होता था। उस प्राइस से ज़्यादा आप किसी पर्सन से प्राइस नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं DPCO मैकेनिज्म, मतलब इसके ओवरव्यू के बारे में। पहला क्या है, इसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट जो 1995 में यह पास हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था। ठीक है, इसमें क्या होता कि एक हमारी आती थी शेड्यूल फार्मूलेशन आती थी, एक हमारी आती थी नॉन शेड्यूल फार्मूलेशन। शेड्यूल फार्मूलेशन का उसको बोलते हैं कि जो भी दवाएं हमारे NLEM जो लिस्ट होती थी, जिसको बोलते हैं हमारा नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, उसको हम बोलते थे शेड्यूल फार्मूलेशन बोलते थे। ये जो मेडिसिन होती थी इसका जो प्राइस फिक्स होता था, इस प्राइस से ज़्यादा आप किसी पर्सन से प्राइस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा प्राइस फिक्सेशन। ठीक है, और जो हमारी नॉन शेड्यूल फार्मूलेशंस होती थी, यह हमारी जो NLEM था, इसमें
इसमें उस मेडिसिन का नाम नहीं लिखा रहता, नॉन लिस्टेड अंडर द, ऐसी दवाएं जो हमारे NLEM लिस्ट में नहीं होती थी उसको बोलते थे नॉन शेड्यूल फार्मूलेशन। ठीक है, तो ये प्राइस मॉनिटरिंग का काम करता था। आगे बात करते हैं, यहाँ पे नोट्स एक लिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, जो हमारा ड्रग प्राइस आर मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल बाय द NPPA। हमारा जो ड्रग प्राइस, ठीक है, और ड्रग प्राइस मॉनिटर और इसका कंट्रोलिंग जो किया जाता है NPPA के थ्रू किया जाता है, जो अभी आगे देखने वाला है। जो NPPA का मतलब है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीज़। ठीक है, आगे बात करते हैं फार्मूलेशन। फार्मूलेशन मीन्स क्या होता है? फार्मूलेशन मीन्स होता है कि मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट। आपने यहाँ पे फार्मूलेशन देखा है, तो इसका मतलब होता है मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट। जितने इंग्रेडिएंट होते हैं उसके मिक्सचर को हम बोलते हैं फार्मूलेशन। ठीक है, हमारे जो API हो गए और हमारे जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल, वही एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और जो हमारे एडिटिव आते हैं उन्हीं सब का मिक्सचर को बोलते हैं फार्मूलेशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, मैंने बोला कि इंपॉर्टेंस भी अगर पूछता है तो आपको 10 मार्क्स में पूछेगा। तो इंपॉर्टेंस कहता है कि मार्जिन ऑफ द होलसेलर ऑफ रिटेलर हैव बीन कट डाउन टू 8%, 16% रिस्पेक्टिविटी। मतलब कि जो होलसेलर है वह सिर्फ 8% ही, मतलब उस पर जो मार्जिन है वह 8% हो सकती है और रिटेलर पे जो 16% ही मार्जिन हो सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो मॉनिटर द MRP, ठीक है, ऑफ नॉन शेड्यूल फार्मूलेशन। जो हमारी नॉन शेड्यूल फार्मूलेशन होती थी, नॉन शेड्यूल फार्मूलेशन का मतलब है कि ऐसी दवाएं जो हमारे NLEM में नहीं होती हैं उसको हम बोलते हैं नॉन शेड्यूल फार्मूलेशन। तो उसके जो प्राइस है, उसको मॉनिटर करना इसका काम है। ठीक है, आगे बात करते हैं कंट्रोल ओवर बल्क ड्रग फार्मूलेटर। जो बल्क ड्रग फार्मूलेटर हैं, ठीक है, उसको भी मतलब उसको देखना, उसको कंट्रोल करना हमारा DPCO का इंपॉर्टेंस होता है। आगे बात करते हैं जो हमारा कंट्रोल ओवर फार्मूलेशन मैन्युफैक्चरर। जो ओवर फार्मूलेशन है, जितने भी ओवर फार्मूलेशन मैन्युफैक्चरर हैं उसको भी कंट्रोल करने का काम हमारा DPCO करता है। आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ DPCO। देखिए इंपॉर्टेंस और ये दोनों सेम है। ठीक है, कभी कभी देखिए 2 मार्क्स में भी पूछ लेता, मैंने मेंशन कर दिया है। तो पहला क्या है, डील विद द लीगल मैटर। जितने भी लीगल मैटर है उसके साथ डीलिंग करना। मॉनिटर द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। जो ड्रग है उसकी अवेलेबिलिटी को मॉनिटर करना। मेंटेन डाटा को मेंटेन करना, कितना हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ है, एक्सपोर्ट कितना हुआ है, इंपोर्ट कितना हुआ है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना, ठीक है, कि जो भी ड्रग पॉलिसीज है उसमें क्या चेंजेस करना है। ठीक है, उसके बारे में एडवाइस देने का भी काम करता है। और जो सप्लाई है बल्क ड्रग को उसको मेंटेन करने का काम करता है। और इसके साथ साथ जो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। आगे बात करते हैं मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, जिसको बोलते हैं हम MRP बोलते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम रिटेलर प्राइस इज़ ए मैन्युफैक्चरर कैलकुलेट प्राइस। यह हमारे जो MRP है इसको कैलकुलेट करने का काम हमारा मैन्युफैक्चरर करता है। मैन्युफैक्चरर देखता है इसमें जो अभी आपको आगे समझाऊंगा। आगे यहाँ पे लिखा गया फार्मूलेशन, तो मतलब इस हिसाब से किया जाता है। जो मिनिमम कॉस्ट कितनी है, इसका कवरेज कॉस्ट कितनी है, इसका जो है पैकेजिंग कॉस्ट कितनी है, पैकेजिंग चार्ज कितना है, इसका एक्सेसिव ड्यूटी चार्ज कितना है, इस हिसाब से जो हमारा MRP है यह निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। आगे बात वही करते हैं हम। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ MRP वॉज द इंट्रोड्यूस इन इंडिया। जो हमारा MRP है इंट्रोड्यूस किया गया था हमारी इंडिया में 1999 में। ठीक है, तो ऑल रिटेल प्रोडक्ट इन इंडिया मस्ट बी मार्केट विथ MRP। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो भी प्रोडक्ट थे वह MRP उस पर लग के हमारे जो मार्केट में आने लगे थे, हमारे जो प्रोडक्ट थे। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ द रिटेल प्राइस ऑफ फार्मूलेशन। देखिए ये आपने पहले भी पढ़ चुका है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा जूरिस्प्रूडेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया फार्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर सभी को मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो बहुत टाइम इसमें लग जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, आपको इसके नोट्स देखिए मिल जाएगी। इसमें कुछ फार्मूला में बताना तो है नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम NPPA के बारे में, जिसको हम बोलते हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, हमारा जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है यह हमारी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। और यह हमारा जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो होता है सेटअप किया गया था। और यह 1997 में इसका सेटअप हुआ था। ठीक है, और इसका जो मेन काम है कि जितने भी फार्मूलेशन हैं, जितने भी बल्क ड्रग है, उसकी जो प्राइस है उसको रिवाइज करना, उस प्राइस को फिक्स करना, इसका मेन रोल यही है। ठीक है, और जो DPCO 2013 में इसके अंडर जो आती है NLEM, जिसको बोलते हैं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। इसमें जो भी जितनी भी मेडिसिन आती हैं उसकी एक ना एक कोई फिक्स प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, इसका मेन मोटिव यही है। और उसको टाइम
टाइम टू टाइम जो है अपडेट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं जो चीज़ें लिखी गई मैंने बताया है। और इसका फंक्शन क्या है, टू इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ ड्रग प्राइस ऑर्डर। जो ड्रग प्राइस ऑर्डर है, ठीक है, इसका मतलब कि एक रूल रेगुलेशन लागू करना या इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, टू डील विद द ऑल लीगल मैटर एराइजिंग आउट ऑफ द डिसीजन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो जो भी लीगल मैटर एराइज होते हैं, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व होना, ठीक है, उसमें डिसीजन देना। ठीक है, इसका काम है। आगे बात करते हैं, टू मॉनिटर अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। जितनी भी ड्रग अवेलेबल हैं उसको मॉनिटर करना। कलेक्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा रिगार्डिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग, मार्केट शेयर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड देयर प्रॉफिट। और एक जो डाटा को मेंटेन करना, डाटा को कलेक्ट करना अकॉर्डिंग टू इंपोर्ट। ठीक है, कितनी दवाओं का इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, कौन कौन सी ड्रग का एक्सपोर्ट हो रहा है, मार्केट शेयर क्या है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या हैं और इसकी प्रॉफिट क्या है, इसके बेस पे डाटा को मेंटेन करना। ठीक है, आगे अब बात करते हैं। आगे हमारा दिया गया है टू रेंडर एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन चार्ज रिवीजन इन द ड्रग पॉलिसीज़। ठीक है, जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो ड्रग पॉलिसीज़ के बारे में उसको एडवाइस देना इसका काम है। आगे बात करते हैं एनपीपीए के फंक्शन के बारे में। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं हुई है तो आपको और आसानी चीज़ से इसको याद कराता हूँ। ठीक है, तो एनपीपीए का फंक्शन लिख सकते हैं, इम्प्लीमेंट इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ डीपीसीओ। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या हो गया कि हमारे जो भी डीपीसीओ का जो भी प्रोविज़न है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको इम्प्लीमेंट करना। दूसरा दिया गया डील विद द ऑल लीगल मैटर, सभी लीगल मैटर में इन्वॉल्वमेंट होना, उसके साथ डीलिंग करना। फिर दिया रिलेवेंट स्टडीज़ ऑफ द प्राइजिंग ऑफ ड्रग, जो ड्रग है उसके प्राइजिंग के बारे में स्टडी करना। गिव एडवाइस टू सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राइजिंग के पॉलिसीज़ के बारे में जो एडवाइस देना। ठीक है, आगे है जितनी भी ड्रग अवेलेबल है उसको मॉनिटर करना। और जो डाटा है प्रोडक्शन से रिलेटेड, इंपोर्ट से एक्सपोर्ट से रिलेटेड, उसको मेंटेन करना। ठीक है, और इसके बाद जो भी मेंबर्स हमारे होते हैं, ठीक है, अपॉइंटेड जो मेंबर्स होते हैं एनपीपीए के, उसको भी अपॉइंट करने का काम ये हमारा करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन एक इसमें होता है चेयरमैन, फिर एक होते हैं हमारे मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। इसमें आते हैं हमारे पहले एडवाइसर आगे देखते हैं। एडवाइसर डिवीज़न एक होता है, एक डायरेक्टर डिवीज़न होता है, एक डायरेक्टर सेकंड डिवीज़न होता है, फिर एक डायरेक्टर थर्ड डिवीज़न होता है, एक हमारा डायरेक्टर फोर्थ डिसीजन होता है, डिवीज़न। ठीक है, तो अभी आपके इन सभी के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। ठीक, आगे यही लिखा गया है। पहला आता है हमारा एडवाइज़र, जिसको बोलते हैं प्राइजिंग। तो यह क्या करता है, बल्क ड्रग प्राइजिंग, जो बल्क ड्रग है उसको प्राइजिंग करता है। फॉर्म फर्स्ट सेकंड और जो हमारा सिक्स्थ हमारा फॉर्म है उसको एग्जामिनेशन करना और एक्सेसिव इश्यू करना, राइट इन्फॉर्मेशन बिल को मेंटेन करना। ठीक है, और हमारा आता है डायरेक्टर मतलब जो हमारा फार्मूलेशन डिवीज़न है, फार्मूलेशन डिवीज़न में हमारा आता है जो फार्मूलेशन प्राइजिंग को मेंटेन करना। फॉर्म जो थर्ड है और फोर्थ इसकी एग्जामिनेशन करना, जो बल्क ड्रग अवेलेबिलिटी उसको देखना, और जितना प्रोडक्शन हो रहा है, कौन कौन सी ड्रग का किसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसको देखना, और पार्लियामेंट क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करना। आगे बात करते हैं डायरेक्टर, इसमें आता है लीगल डिवीज़न जिसको बोलते हैं हम, जितने भी लीगल मैटर है, ठीक है, उसको उस केस को सॉल्व करना। ठीक है, आगे आता है डायरेक्टर जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न। ठीक है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है और कोऑर्डिनेशन होता है। आगे बात करते हैं डायरेक्टर इसमें आता है मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट डिवीज़न आता है। ठीक है, तो इसको यहाँ से लिख लीजिएगा, मॉनिटर एंड इन्फोर्समेंट ऑफ बल्क ड्रग एंड द फार्मूलेशन। जो भी बल्क ड्रग फार्मूलेशन है, बल्क ड्रग फार्मूलेशन है उसको इन्फोर्समेंट करना और उसको मॉनिटर करना, और जो हमारी फॉर्म नंबर 5 है उसको एग्जामिन करना, और हमारा इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ ड्रग अंडर द डीपीसीओ 1955। जो 1955 डीपीसीओ के अंडर में जो भी हमारे एडिशन और हमारे जो भी निषेध जो भी दवाएं हैं उसको यहाँ पे मतलब कि उसको मॉनिटर करना। ठीक है, आगे फार्मा इंडेक्सिंग का मॉनिटर करना, यही सब इसका काम होता है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको।
ये हमारा दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, राइट नोट्स ऑन द रूरल मार्केटिंग और ग्लोबल मार्केटिंग, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए सॉल्व नहीं कराएंगे, बस आपका यहाँ पे दिखा देंगे वीडियो में और नोट्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। बहुत कम पूछा जाता है लेकिन ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। तो पहले बात करते हैं रूरल मार्केटिंग होता क्या है। रूरल मार्केटिंग एक टाइप का मार्केटिंग होता है जिसमें इन्वॉल्व होता है प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रूरल स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज इन रूरल एरिया में। जब हम किसी रूरल एरिया में जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है उसको रूरल एरिया बोलते हैं, वहाँ पे जब गुड्स को या सर्विस को प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं रूरल मार्केटिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको राइट प्रोडक्ट प्रोवाइड करना रूरल एरिया में, राइट समय पे प्रोवाइड करना और राइट प्लेस पे प्रोवाइड करना और राइट प्राइस पे प्रोवाइड करना और जो राइट मीडियम में, ठीक है, और राइट कस्टमर को प्रोवाइड करना, मतलब यही मार्केटिंग का रूल होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंडियन मार्केट इज मेड अप द टू इंपॉर्टेंट पार्ट। जो हमारा इंडियन मार्केट है यह दो इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बना होता है, पहला हमारा अर्बन, दूसरा हमारा होता है रूरल। तो हम रूरल मार्केटिंग के बारे में ही यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, जो हमारी रूरल मार्केटिंग होती है इसमें जो रूरल एरिया में जो भी पर्सनस रहते हैं तो उनके पास जो होती इनकम बहुत कम होती है। ठीक है, उनके पास मतलब इमोशंस रहते हैं और ज़्यादातर उनके पास एजुकेशन भी नहीं होती है। ठीक है, आगे यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आगे बात करते हैं हमारे स्कोप के बारे में। स्कोप यहाँ पे ढेर सारे स्कोप आपको लिखे गए हैं। तो आगे इसके स्कोप को पहला दिया गया है बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस एंड लोन फैसिलिटीज़। जो ये हमारी बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस एंड लोन फैसिलिटीज़ होती हैं, बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस पे ही रूरल मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। जैसे हमारा हो गया पर्सनल लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, एजुकेशनल लोन हो गया, एग्रीकल्चरल लोन हो गया और ऑटोमोबाइल्स लोन हो गए। ठीक है, ये सब आ गया। जैसे हेल्थ केयर, हमारे जो आप जानते हैं हमारी जो रूरल एरिया होती है यहाँ पे हमारे हेल्थ जो सर्विसेज है बहुत ही कम होती है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो रूरल कंज्यूमर्स होते हैं ये हमारे जो लोकल में हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स के लिए लिख सकते हैं आप। ठीक है, एजुकेशनल के लिए लिख सकते हैं, ट्रैवल एंड रिजर्वेशन सर्विसेज के लिए भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, देखिए टाइम बहुत कम है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, कल लोगों का एग्जाम है तो नोट्स सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आता है इंडस्ट्रियल मार्केटिंग। ठीक है, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग सिस्टम आल्सो नोन एज बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। इसको बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग भी बोलते हैं, बिजनेस मार्केटिंग भी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। आगे दिया क्लासिफिकेशन इसका दिया गया, पहला आता हमारा मटेरियल पार्ट, दूसरा आता है कैपिटल आइटम, तीसरा आता है सप्लाईज एंड सर्विसेज आता है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें लिखी गई। पहले हमारा इसमें दिया गया है रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल, कंपोनेंट पार्ट और दिया गया है सब असेंबलीज दिया है। सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, अलग अलग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहला हमारा दिया गया है यहाँ पे देखिए एक एक करके लिखा मटेरियल पार्ट में क्या क्या गए। जैसे रॉ मटेरियल क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले जो मटेरियल यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल हमारा हो गया। मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल जिससे हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल हो गया। कंपोनेंट पार्ट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी इसके लिखे गए हैं। आते हैं हमारे सम असेंबलाइज जो होते हैं, यहाँ पे इसका भी लिखा गया, कैपिटल आइटम्स लिखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सभी चीज़ें लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए टाइम बहुत कम है इसलिए मैं जल्द से जल्द इसको प्रोवाइड करने का काम कर रहा हूँ। हैवी इक्विपमेंट्स हो गए, लाइट इक्विपमेंट हो गए, प्लांट एंड बिल्डिंग इक्विपमेंट्स हो गए। ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब बात करते हैं हमारा जो फीचर एंड इंडस्ट्रियल मार्केटिंग के बारे में। तो इसका क्या क्या फीचर है, पहला कॉम्प्लेक्स बाइंग प्रोसेस, दूसरा क्लोज रिलेशन, तीसरा दिया गया है फीवर बट लार्ज मार्केट, इन्फ्लुएंस। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करता है, प्रोफेशनल परचेजिंग, कंटिन्यूस सेल एक्सपर्टीज, सेल स्किल। फिर आगे मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको बता ही दिया है इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे ग्लोबल मार्केटिंग क्या होती है, जब हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं। ठीक है, कोई भी मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन हम करते हैं, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। आपने देखा होगा आप चाहे जहाँ प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। तो ये हमारा आता है ग्लोबल मार्केटिंग में आता है। फिर आगे बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। तो इसके एडवांटेज पहला ग्लोबल रिसर्च, दूसरा आ गया हमारा लोअर मार्केटिंग कॉस्ट आ गया, फिर आ गया पावर एंड स्कोप आ गया, इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्ट और सर्विसेज आ गया। सो हमारा स्ट्रॉन्गर कम्पिटेटिव एडवांटेज आ गया और नाइवेंड कस्टमर अवेयरनेस आ गया, डेमोग्राफिक एंड टारगेटिंग आ गया। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप आगे दिया गया एडवांटेज दिया गया है। ठीक है, इसकी डिसएडवांटेज भी यहाँ से आप लिख सकते हैं। अगर आप स्टेप लिखना चाहते हैं ग्लोबल मार्केटिंग के, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप भी यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइबिंग डिफरेंट प्राइसिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज। देखिए बहुत ही कम यह क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन मैं तब भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने का काम कर रहा हूँ। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे प्राइसिंग की डिफिनेशन मैंने 2 मार्क्स में बता ही दिए हैं। अगर प्राइसिंग की डिफिनेशन लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे में जो यहाँ पे पूछा गया हमारा
ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया गया है, ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मैं नोट्स में इसको आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे लिखा गया है प्राइजिंग मेथड स्ट्रेटजीज, कौन कौन से स्ट्रेटजीज आती हैं, तो यहाँ पे सभी स्ट्रेटजीज लिखी गई हैं, ठीक है। पहला हमारा कॉस्ट बेस प्राइजिंग, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा कॉस्ट पल्स प्राइजिंग, फुल कॉस्ट प्राइजिंग, ठीक है। सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई, मैं नोट्स में आपको मेंशन कर दूंगा। देखिए आप नाराज मत होइएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, लोगों को डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए मैं, सब लोग कह रहे हैं कि नोट्स बस सर प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं नोट्स ही प्रोवाइड करने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जिसको नोट्स नहीं मिल पा रहा है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और मैं नोट्स जो टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको अपलोड कर दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। और सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।